नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनूप कुमार और अपने इस आज के वीडियो में मैं आपका वेलकम करता हूं। आज का ये जो वीडियो है स्पेशली मैंने किसी की रिक्वेस्ट पर बनाया है। एक्चुअली में उन्होंने कमेंट किया था मेरे एक वीडियो के ऊपर कि मुझे इस बारे में बताइए, तो वो क्या है चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली में किसी ने मेरे पास कमेंट किया था, माफ़ कीजिएगा मैं उनका नाम जो है वो नाम भूल गया हूँ कि उनका नाम क्या था, पर उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि जो एरिया टैग है उसके अंदर उन्हें एक प्रॉब्लम हो रही है। वो प्रॉब्लम क्या है कि उन्होंने एक एरिया टैग की जो प्रैक्टिस की है उसके अंदर ये बनाया है जिसके अंदर उनका सर्कुलर सही है, ये भी सही है, ये लेकिन जो सर्कुलर का नाम आ रहा है, जो सर्कुलर है उसमें उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। जैसे इस पर हम क्लिक कर रहे हैं तो आपको साइड में बिल्कुल कॉर्नर पे दिखाई दे रहा होगा, वहाँ तक जो है ये सारा क्लिकेबल एरिया बन चुका है। यहाँ पे भी क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी सर्कुलर का ही असर हो रहा है, जबकि होना सिर्फ इस पोजीशन पर चाहिए था, ठीक है जी, लेकिन हो ये पूरे पर रहा है। तो ये किस वजह से हो रहा है वो ये जानना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं उन्होंने क्या मिस्टेक की है। तो उनका ये उन्होंने कोडिंग इसके ऊपर अवेलेबल है जो उन्होंने की है। तो यहाँ पर है उनका ये href सर्कल और उन्होंने इस चीज़ को लिखा हुआ है, ये कोड उन्होंने डाला हुआ है। हम ज़रा इमेज देख लेते हैं। इमेज, ये वो इमेज है, ठीक है जी। अब दिक्कत कहाँ आ रही है, क्लिक करते के साथ ही पूरा का पूरा सर्कल नहीं, इतना बड़ा सर्कल आ गया है। क्यों हो रहा है ऐसा? उसका मेन जो रीज़न है वो क्या है? एक्चुअल में सर्कल का जो फॉर्मूला है वो है, यहाँ पर आपको x और y की वैल्यू लिखनी होती है, ठीक है जी। इन्होंने x और y की वैल्यू दी हुई है 1226735। ये x और y की वैल्यू क्या है? एक्चुअल में x और y की वैल्यू हम वो वैल्यू डालते हैं जो उस सर्कल का बिल्कुल सेंटर का जो पॉइंट होता है। तो देखते हैं इन्होंने सही डाली है 112 126, इन्होंने कार्बन इसके आसपास की वैल्यू ली हुई है, ठीक है जी। उन्होंने ये वैल्यू ली हुई है, तो यानी कि सेंटर तो उन्होंने बिल्कुल सही लिया हुआ है। यहाँ पर हम डालते हैं ये दो वैल्यू x और y की वैल्यू। यहाँ पे आप देख सकते हैं x और y की वैल्यू इस कॉर्नर पर आती है, ठीक है, वो हमारी सेंटर की वैल्यू होती है। यहाँ पर हम उस सेंटर की वैल्यू को डालते हैं, ठीक है जी। जो हमारा सेंटर में जो वैल्यू हो x और y की दोनों की, वो हम यहाँ पर डालते हैं, ठीक है जी। जिससे ब्राउज़र को पता लग जाता है कि जो हमारा ये सर्कल है उसका जो सेंटर पॉइंट है वो कहाँ पर है, ठीक है। तो उसे यहाँ पर पता लग जाता है। एक्चुअली में इससे पहले मैं थोड़ी सी एक बात बताता हूँ आपको। क्लिकल मैप जो क्या करता है, मैप का काम होता है किसी इमेज को अलग अलग जगह हम उसे क्लिकेबल बना सकते हैं। वहाँ पर हम क्लिक करें तो हम उसे किसी दूसरे रेफर, जहाँ पर हम जो चीज़ को लिंक भी दे सकते हैं, उस लिंक पर हम उसे पहुँचा सकें। उस इमेज के ऊपर हम उसे इस तरीके से बना देते हैं कि वो अलग अलग इलाके में क्लिक हो सकती है और अलग अलग लिंक हम एक ही इमेज में डाल सकते हैं, ठीक है जी। तो अब वो करता कैसे है? तो ब्राउज़र को बताता है कि इस इलाके से लेके इस इलाके तक आपको ये क्लिकेबल बनाना है और यहाँ पर ये लिंक डालना है। उसके लिए अलग अलग मैंने आपको बताए थे, रेक्टेंगल, सर्कुलर, पॉलीगॉन, ठीक है जी। तो रेक्ट और सर्कुलर इन्होंने ये यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सेंटर वैल्यू आपने दे दी, ठीक है।
लेकिन सेंटर वैल्यू के बाद में आपको यहाँ पर उसका रेडियस डालना है। रेडियस क्या चीज़ है? रेडियस होती है r इक्वल टू डायमीटर डिवाइड बाई 2। यानी कि अगर मैं आम भाषा में कहूँ तो आपको इस गूगल ड्राइव को ब्राउज़र को ये बताना है कि जो हमारा सर्कल है उसका सेंटर पॉइंट ये है, ठीक है। यहाँ पे आपने एक कील ठोक दी और यहाँ से लेके उसको कितनी दूर तक उस गोले को बढ़ाना है, कितनी दूर तक। यहाँ पे कील ले ली हमने, उसको हमने 1 मीटर रस्सी दे दी कि भैया 1 मीटर यहाँ तक है, अब इसको तो घुमा ले पूरे में जहाँ तक तू घुमा सकता है। अब वो घुमाएगा तो उसकी वैल्यू यहाँ पर भी उतनी आएगी 1 मीटर में, यहाँ पर भी उतनी आएगी, यहाँ पर भी उतनी आएगी और यहाँ पर भी उतनी आएगी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है। उस सेंटर पॉइंट से उस वैल्यू को घुमाएगा। अब इन्होंने वो वैल्यू दी हुई है 1228 पिक्सल, ठीक है जी। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है तो मेरे भाई वो तो 1228 पिक्सल तो हो नहीं सकती। 1228 पिक्सल देने का नतीजा ये है कि उसने कहाँ तक, आप देख सकते हैं जहाँ ऊपर कॉर्नर पर, वहाँ तक इसने सर्कल को लिया हुआ है। सेंटर से लेके यहाँ तक इसने 1228 पिक्सल्स को काउंट किया हुआ है। जबकि हमें उसको बताना कि यहाँ से लेके यहाँ तक ही हमारा जो है वो सर्कल है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप इंची टेप लेके कंप्यूटर में तो नापोगे नहीं कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक कितने पिक्सल्स हैं या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कितने पिक्सल्स हैं। तो उसका एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप इसको पेंट में खोल लीजिए। पेंट में खोलने के बाद आप ये पॉइंटर लीजिए और इसको आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए एक सीधी लाइन जो है इस पर खींच दीजिए, ठीक है जी। और एक यहाँ से लेके नीचे तक बिल्कुल तो एक सीधी लाइन जो है वो खींच दीजिए। ये हमारा सेंटर हो गया, ठीक है जी। हमारे सेंटर का है 1227 इंटू 731, तो 1227 और y की वैल्यू है 31, ठीक है जी। अब हमें उसे बताना है कि यहाँ पर आपका सेंटर है और यहाँ पर हमारा एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर हमारा रेडियस है की जो वैल्यू है। अब रेडियस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है जी। हमें बस उसे बताना है कि यहाँ से लेके इतने पिक्सल्स के अंदर आपको राउंड में घूमना है। यहाँ पे हमने खुट्टा गाड़ दिया है या फिर कील गाड़ दी है, उसको आपको 3 इंच की डोरी दी है। अब आप इस 3 इंच की डोरी को जिधर घुमाएंगे, जितने में घुमाएंगे इसके अंदर, वो हमारा सर्कल है, ठीक है जी। उसके 2 तरीके हैं। रेडियस क्या, तो आप उसका रेडियस निकालें। अब रेडियस आप निकाल नहीं सकते तो सिंपली आप एक वैल्यू पकड़ लीजिए यहाँ सेंटर से। आप अगर चाहते हैं कि 1231, चलिए पहले मैं आपको रेडियस का तरीका बताता हूँ, ठीक है जी। रेडियस के फार्मूले से अगर चलते हैं तो 2 वैल्यू पकड़नी पड़ेंगे आपको। यहाँ पर मैक्सिमम होगी, यहाँ पर मिनिमम होगी। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1401। तो हम कैलकुलेटर लेते हैं। ओहो, हमने पेंट ले लिया जल्दी जल्दी में। हम कैलकुलेटर लेते हैं, कैलकुलेटर लेके हम बोलते हैं इसको यहाँ पर 1401 माइनस 1057। आप नीचे देखिए x की वैल्यू ही ले रहा हूँ मैं, आपको एक वैल्यू लेनी है रेडियस निकालने के लिए, दोनों नहीं, ठीक है जी। एक वैल्यू 1058 इक्वल टू 343, ठीक है। अब इसको आपको डिवाइड करना है 2 से, इक्वल टू 171.5, ठीक है जी। अब हम दूसरी वैल्यू ले लेते हैं इसके अंदर, यहाँ पे मिनिमम और यहाँ पर मैक्सिमम। तो यहाँ पर हमारी मैक्सिमम वैल्यू है 901। हम अब y की वैल्यू लेंगे। अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो हम y की वैल्यू लेते हैं। ये हमारा इस साइड में जो वैल्यू आती है x की होती है और सेकंड वैल्यू y की होती है। तो हम जब ऊपर से नीचे लेंगे तो उसकी y की वैल्यू को लेंगे हम। y की वैल्यू यहाँ पर 903 माइनस 5
559 568 344 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 172। ठीक है जी, चाहे आप इधर से ले लीजिए चाहे इधर से ले लीजिए, इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो, वही एक वैल्यू आ रही है 172 171 172। ठीक है जी, जो ये हमारी 172 है ये हमारा रेडियस है। ठीक है जी, हमें यहाँ पर रेडियस की वैल्यू डालनी होती है, ना कि आपने पता नहीं कौन सी 1228 वैल्यू डाल दी। स्टार्टिंग वैल्यू नहीं डालनी होती है, रेडियस डालना होता है। तो यहाँ पे 172 हम इसे डालते हैं, कंट्रोल एस से हम इसे सेव करते हैं और हम अपना पेज अब चेक करते हैं रिफ्रेश करके। ये देखिए, अब आप देखेंगे इसके चारों तरफ एक नीले रंग की लाइन जो है वो बन गई है, मतलब सर्कल, हमारा जो सर्कल है वो यहीं तक सेलेक्ट हो रहा है। अब इसके बाहर कहीं पर भी मैं माउस लेके जा रहा हूँ तो वो सर्कल सेलेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे मैं इसके ऊपर ला रहा हूँ, इसके ऊपर चारों तरफ घुमा रहा हूँ, इसके देख सकते हैं आप, बाहर निकलते ही माउस हट जाता है, इस पर जाते ही माउस जो है क्लिकेबल हो जाता है, हमें पता लग जाता है यहाँ पे हमें क्लिक करना, बाहर निकलते ही हट गया, अंदर जाते ही लग गया। ठीक है जी, एक तो तरीका है ये रेडियस निकालने का। दूसरा है आप सिंपली आप इस सेंटर वैल्यू में से, इनमें से किसी भी एक वैल्यू को लेकर उसकी सेंटर वैल्यू घटा दीजिए। मान लीजिए आप यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पर वैल्यू आती है इसकी 560, सॉरी पहले स्टार्टिंग की वैल्यू लेते हैं हम यहाँ पे। अगर आप x की वैल्यू लेना चाहते हैं तो x की ले लीजिए, और y की लेना चाहते हैं तो y की ले लीजिए। सेंटर वैल्यू हमने स्टार्टिंग में ली x की 1229, अब कहाँ गया, सॉरी हाँ 1229 आपको घटाना है, यहाँ पर वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, तो आप रिवर्स में आ जाए इस साइड में, 1058 माइनस 1058 इक्वल टू 171। इसी तरह आप यहाँ से लेके भी किसी घटा सकते हैं। यहाँ फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे ले लीजिए, दूसरी वैल्यू यहाँ पे ले लीजिए x की, y की भी इसी तरीके से ले सकते हैं। पहली वैल्यू आप ये ले लीजिए, ठीक है। अगर y की आप y में लेना चाहते हो तो पहले वैल्यू आपको ये लेनी पड़ेगी 733 माइनस, नहीं ऊपर की तरफ में घटता है ये 560 इक्वल टू 173। ठीक है जी। तो आपको वो वैल्यू डालनी है जो यहाँ से लेके और इसके बीच में आए, ताकि उसे पता लग जाए कि ये सेंटर पॉइंट है और इतने पिक्सल्स के अंदर उसे घूमना है, ना कि इतने ज़्यादा पिक्सल्स आप दे दे कि वो आगे तक चले जाए। ये सेंटर पॉइंट होता है उसका, और जितनी वैल्यू आप यहाँ पर देते हैं इस जगह पर, उतने पिक्सल्स के अंदर वो घूमता है, यानी कि उतने पिक्सल की वो डोरी बना लेता है और उसे घुमाते हुए वहाँ पर उसे वो एक सर्कल मानता है। ठीक है जी। उसे इमेज नहीं दिखाई देती है वहाँ पर कंप्यूटर को, यहाँ पे इमेज लगी हुई है, यहाँ पे ऐसा गोला, इस कलर का गोला बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है, वो उस पिक्सल्स के हिसाब से चलता है। ठीक है जी। तो ये हो गया आपका सर्कल का सॉल्यूशन जो आप मुझसे पूछ रहे थे। अब देखते हैं इन्होंने और सही जगह किया हुआ है कि नहीं। ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर इन्होंने मिस्टेक की हुई है। यहाँ पर एक ये ट्रेंगुलर है, 3 कोने हैं इसके, लेकिन इन्होंने जो सेलेक्ट किया हुआ, जैसे अब मैं क्लिक कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं एक जो है आयताकार या फिर एक चौकोर पर ये सिलेक्शन कर रहा है। अगर मैं इसके यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर क्लिक नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्लिक नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर जाकर ये क्लिक कर रहा है, क्यों? चलिए ये भी देख लेते हैं कहाँ पर मिस्टेक की हुई इन्होंने। यहाँ पे इन्होंने 4 को लगाया हुआ है, जबकि ये 4 की ज़रूरत नहीं है। चौथा तो शायद मेरे हिसाब से इन्होंने क्लिक नहीं, ये कोई क्लिक नहीं है, ये क्लिक है, ये क्लिक है और ये क्लिकेबल है। ऊपर कुछ भी क्लिकेबल नहीं है, ये भी क्लिकेबल नहीं है। तो फिलहाल हम एक को हटा देते हैं फिलहाल यहाँ से। ठीक है जी, इसको सेव करते हैं। अब इन्होंने मिस्टेक क्या किया, यहाँ पे 3 कोने हैं और इन्होंने इसको बताया हुआ है कि भैया इस पॉइंट पर 4 कोने हैं। आम भाषा में बोले तो 4 कोने हैं। तो हमें यहाँ पे इसको कहना होगा कि भैया 4 कोने नहीं है, ये बहुभुज है। इसके लिए आप ये वैल्यू यूज़ करें
और इसके अंदर यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था हर एक पॉइंट की अलग अलग वैल्यू आपको डालनी होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहली वैल्यू ऊपर से शुरू करते हैं। पहली वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे, इसकी ये के आसपास है, x और y दोनों वैल्यू लेंगे हम, 868 और 557, 868 557 x और y की पहली, ये जो होगी हमारी x और y की पहली वैल्यू होगी। तो ये पहला पॉइंट यहाँ पे काउंट करेगा कि पहला जो पॉइंट है वो यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है जी। उसके बाद हम दूसरी वैल्यू लेते हैं। दूसरी वैल्यू क्या है हमारी, जो दूसरी वैल्यू है वो है हमारी यहाँ पर 1035 और 901, 1035 और 901, ठीक है जी। उसके बाद हमें थर्ड वैल्यू डालनी है इसमें। थर्ड वैल्यू में 691 और 900, 691 पब्लिक 900। कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया और हमने पेज को रिफ़्रेश किया। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं बिल्कुल एक्चुअल हल्की सी नीली नीली निशान कॉर्नर के ऊपर, हल्की सी ब्लू कलर की जो लाइन है वो आपको इसके तीनों तरफ दिखाई देगी। इसका मतलब है ये इतने इलाके को क्लिक कर रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं इस सर्कल के सारी साइड में ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही है। वो क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि इतने इलाके को ये क्लिक कर रहा है, ठीक है जी। और इधर मैं क्लिक करता हूँ तो इसके तीनों तरफ आपको ये दिखाई देगी। इसका मतलब इतने इलाके को ये क्लिकेबल बना चुका है। अब मैं इसके बाहर ले जाता हूँ तो यहाँ पे माउस कर्सर कोई असर नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर लाते के साथ ही ये वापस एक्टिवेट हो गया है। कहाँ गया? तो ये था उनका सर्कल का प्रॉब्लम जो उन्होंने मेरे साथ डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ सर, आई एम सॉरी मैं आपका नाम जो है वो भूल गया हूँ, क्या नाम था आपका, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। और आपने जो कमेंट किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ डिस्कस की। अगर आपको और किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ 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 मुझे बताइए। काफ़ी लोगों के कमेंट्स मेरे पास आए हैं, उन सभी के वीडियोस मैं टाइम टू टाइम बनाने की कोशिश करूँगा। और आप जो के साथ कोई भी प्रॉब्लम, और भी काफ़ी लोगों ने कमेंट किए, काफ़ी ने थैंक्स बोला, काफ़ी ने कहा कि इसमें मुझे प्रॉब्लम आ रही है, इसमें मुझे प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन भाई प्रॉब्लम क्या आ रही है ये तो बताओ। कुछ जो आपने पेज बनाया वो पेज मेरे पास सेंड करो, और कुछ आपने जो कोडिंग की है वो कोडिंग मेरे पास सेंड करो। थोड़ा डिटेल से तो बताओ। आप बता रहे हो कि प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन वो प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में आप मुझे नहीं बता रहे हो। तो वो प्रॉब्लम क्या है वो आप मुझे डिटेल से बताओ, ताकि मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना सकूं और आपकी कुछ मदद कर सकूं, आपको कुछ समझा सकूं, आपको कुछ सिखा सकूं। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर मेरे भाई पसंद आया हो, समझ में आया तो प्लीज़ नीचे एक अंगूठे का बटन है, ठेंगे का बटन है, उसे दबा दीजिए, जिसे लाइक कहते हैं हम लोग। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनूप कुमार, और HTML के इस अपने अगले ट्यूटोरियल में मैं आपका वेलकम करता हूं। और इससे पहले बता दूं, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स एंड कोर्सेज बिल्कुल फ्री मिलते हैं। तो आपको बिना टाइम गवाए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। HTML में जो अगला टैग या अगला एलिमेंट है वो है aside टैग। The aside tag define some content aside from the content it is placed in। यानी कि हम जो कोई पैराग्राफ के अंदर कुछ कंटेंट हमने जो डाला हुआ है, aside टैग ये डिफाइन करता है कि जो कंटेंट हमने ए साइड में डाला हुआ है वो उस पैराग्राफ से ही रिलेटेड है, उसी से संबंध रखता है। The aside content should be related to the surrounding content, यानी कि उससे कुछ आसपास से मिलता जुलता, या फिर उसी में से कुछ एक अलग हम निकाल के रख देते हैं जो
ए साइट टैग के जरिए पता लगता है हमारे सर्च इंजन को कि जो कंटेंट यहाँ पे डाला हुआ है वो इसी से रिलेटेड है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे एक पैराग्राफ लेते हैं, पैराग्राफ ले लेते हैं और यहाँ पे एक डमी टेक्स्ट हम ले लेते हैं। डमी टेक्स्ट हमने ले लिया, यहाँ से एक डमी टेक्स्ट मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और हमारे इसके अंदर यहाँ पे पैराग्राफ के टैग के अंदर मैं उसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, ये हमारा हो गया। हमने इसको सेव कर लेते हैं, हम इसे रन करा के देख लेते हैं। ये हमारा वो पैराग्राफ हो गया है। ठीक है जी। अब हम ए साइड टैग का यूज कैसे करेंगे, हम यहाँ पे एक टैग लगाएंगे, क्लोजिंग, और यहाँ से हम कोई भी एक, फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ से लेके और यहाँ तक का कंटेंट हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम उसे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम एक पैराग्राफ का टैग भी लगा देते हैं। सेव कर देते हैं इसे, रिफ्रेश करते हैं तो जो ब्राउज़र हमारे इस पर आएगा वेब पेज पे, तो उसे इस टैग के ज़रिए पता लगेगा कि ये जो चीज़ लगी हुई है या ये जो कंटेंट लिखा हुआ है ये इससे ही रिलेटेड कुछ यहाँ पर इसने कंटेंट डाला हुआ है, या इसका जिसे कहते हैं हम निचोड़ डाला हुआ है, या इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर इसने डाला हुआ है। तो बेसिकली ए साइट टैग का इस्तेमाल हम इसीलिए करते हैं जो हमारे सर्च इंजन को पता लग जाए कि ये कंटेंट इससे रिलेटेड है। ठीक है जी, तो ये था हमारा ए साइट टैग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनूप कुमार और HTML के इस अपने अगले ट्यूटोरियल में मैं आपका वेलकम करता हूं। और इससे पहले बता दूं, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स एंड कोर्सेज बिल्कुल फ्री मिलते हैं। तो आपको बिना टाइम गवाए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। HTML में जो अगला टैग है, अगला एलिमेंट है, वो है ए साइड टैग। The A side tag define some content aside from the content it is placed in। यानी कि हम जो कोई पैराग्राफ के अंदर कुछ कंटेंट हमने जो डाला हुआ है, ए साइड टैग ये डिफाइन करता है कि जो कंटेंट हमने ए साइड में डाला हुआ है वो उस पैराग्राफ से ही रिलेटेड है, उसी से संबंध रखता है। द ए साइड कंटेंट शुड बी रिलेटेड टू द सराउंडिंग कंटेंट, यानी कि उससे कुछ आसपास से मिलता जुलता या फिर उसी में से कुछ एक अलग हम निकाल के रख देते हैं, जो ए साइड टैग के जरिए पता लगता है हमारे सर्च इंजन को कि जो कंटेंट यहाँ पे डाला हुआ है वो इसी से रिलेटेड है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे एक पैराग्राफ लेते हैं, पैराग्राफ ले लेते हैं और यहाँ पे एक डमी टेक्स्ट हम ले लेते हैं। डमी टेक्स्ट हमने ले लिया, यहाँ से एक डमी टेक्स्ट मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और हमारे इसके अंदर यहाँ पे पैराग्राफ के टैग के अंदर मैं उसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, ये हमारा हो गया। हमने इसको सेव कर लेते हैं, हम इसे रन करा के देख लेते हैं। ये हमारा वो पैराग्राफ हो गया है। ठीक है जी। अब हम ए साइड टैग का यूज कैसे करेंगे, हम यहाँ पे एक टैग लगाएंगे, क्लोजिंग, और यहाँ से हम कोई भी एक, फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ से लेके
और यहाँ तक का कंटेंट हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम उसे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम एक पैराग्राफ का टैग भी लगा देते हैं। सेव कर देते हैं इसे, रिफ्रेश करते हैं। तो जब ब्राउज़र हमारे इस पर आएगा वेब पेज पे, तो उसे इस टैग के ज़रिए पता लगेगा कि ये जो चीज़ लगी हुई है या ये जो कंटेंट लिखा हुआ है ये इससे ही रिलेटेड कुछ यहाँ पर इसने कंटेंट डाला हुआ है, या इसका जिसे कहते हैं हम निचोड़ डाला हुआ है, या इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर इसने डाला हुआ है। तो बेसिकली ए साइट टैग का इस्तेमाल हम इसीलिए करते हैं जो हमारे सर्च इंजन को पता लग जाए कि ये कंटेंट इससे रिलेटेड है, ठीक है जी। तो ये था हमारा ए साइट टैग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनूप कुमार और अपने HTML के अगले ट्यूटोरियल में मैं आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। और सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा है कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है और आप अपनी सहूलियत या अपने टाइम के हिसाब से आप उसे देख सकते हैं। आपको बार बार मेरे चैनल पे आकर देखना नहीं पड़ेगा कि मैंने नया वीडियो कौन सा अपलोड किया है। और तीसरा ये है कि इस चैनल पर मैं कंप्यूटर से रिलेटेड फ्री में टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ कोर्सेज अपलोड करता हूं जो बिल्कुल ही फ्री होते हैं, इसलिए आपको बिना टाइम गवाए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। चलिए तो शुरू करते हैं। HTML5 के अंदर जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है वो है ऑडियो टैग। ऑडियो टैग, ठीक है जी। ऑडियो टैग, द ऑडियो टैग डिफाइंड शुड सच एज म्यूजिक और अदर ऑडियो स्ट्रीम्स। ऑडियो टैग से आपको समझ में आ गया होगा कि ऑडियो टैग का इस्तेमाल हम हमेशा अपने ब्राउजर में ऑडियो फाइल्स को या म्यूजिक फाइल को हम अटैच करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। Currently there are 3 support files format for the audio element, MP3, WAV और OGG, ठीक है जी। यानी कि सिर्फ ऑडियो टैग जो है वो सिर्फ 3 ही फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है, MP3 फॉर्मेट, WAV फॉर्मेट और OGG फॉर्मेट, ठीक है। अगर इसके अलावा आप कोई चौथे टाइप की ऑडियो फाइल है उसे आप इससे ऑडियो टैग जो है इसके जरिए ऑडियो एलिमेंट के जरिए अटैच करना चाहेंगे अपने वेब पेज पे, तो ब्राउज़र उसे सपोर्ट, ऑडियो टैग उसे सपोर्ट नहीं करेगा और उसे प्ले नहीं करेगा। और बेसिकली आपको बता दूं, वेव और OGG ये दो ऐसे फॉर्मेट हैं जिनको कई ब्राउज़र सपोर्ट भी नहीं करते हैं, लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर और ओपेरा, फायरफॉक्स वगैरह कई बार वेव और OGG फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करते हैं। ज़्यादातर MP3 फॉर्मेट को ही सपोर्ट किया जाता है, तो बेसिकली आप MP3 फॉर्मेट ही यूज़ करें, आपके लिए बेटर होगा, ठीक है जी। तो ऑडियो टैग है, तो हम सबसे पहले अपना ऑडियो टैग लिखते हैं यहाँ पे। ओपनिंग, क्लोजिंग, ठीक है जी। अब ऑडियो टैग जो है हमने लगा दिया, लेकिन ऑडियो टैग के अंदर इसका जो अलग अलग एट्रीब्यूट्स है जिसके जरिए ये कंट्रोल होता है और काम करता है, ठीक है जी। तो उसका पहला एट्रीब्यूट क्या है, वो है SRC। खाली ऑडियो टैग से बात नहीं बनती है, इसके लिए इसके एट्रीब्यूट्स भी यूज करने पड़ते हैं, जो कि ये सबसे पहला एट्रीब्यूट है वो है SRC, ठीक है। SRC स्पेसिफाइड द URL ऑफ द ऑडियो फाइल्स, यानी कि सोर्स, इसको हम सोर्स बोलते हैं, उसका शॉर्टकट है SRC। SRC के जरिए हम ये बताते हैं कि जो हमारा ऑडियो फाइल है वो किस जगह पे पड़ा हुआ है, किस जगह से उसे वो ऑडियो फाइल उठाना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं
हमारा जो ऑडियो है वो कहाँ पड़ा हुआ है, हमारा ऑडियो यहीं पड़ा हुआ है फिलहाल। अगर ये किसी फोल्डर के अंदर होता, सपोज करो अगर यहाँ पे कोई फोल्डर बना होता जैसे ABC, और ये जो क्या कहते हैं फाइल है हमारी ऑडियो फाइल, ये इसके अंदर पड़ी होती तो हम कैसे यूज़ करते हैं। हम फिलहाल इसको यहाँ पे लगाते हैं 01 डॉट। जब हम किसी सोर्स या किसी भी चीज़ लगाते हैं, फाइल लगाते हैं, तो यहाँ पर हमें उसका एक्सटेंशन नेम भी देना पड़ता है। ठीक है, SRC के अंदर हमें उस चीज़ का एक्सटेंशन नेम भी देना पड़ता है। सोर्स ऐसा नहीं हमने 0 फाइल नाम डाल दिया चलो वही हो गया, लेकिन नहीं, हमें बताना पड़ेगा कौन सा है उसका एक्सटेंशन नेम। अगर MP3 है तो MP3, वेव होता तो डॉट वेव, और OGG होता तो डॉट OGG। ठीक है, उसके बाद इसके साथ इसका एक एट्रीब्यूट और यूज होता है, वो है टाइप इक्वल टू, क्या है ये, ऑडियो फाइल है और MP3 फॉर्मेट में है। क्लोज से, ठीक है जी। अगर यहाँ पे टाइप इसलिए बताना पड़ता है, सोर्स से ब्राउज़र को ये पता लगता है कि ये जो फाइल है वो कहाँ पर से उसे पिक करनी है, कहाँ से उसे उठानी है, और टाइप से हमारे ब्राउज़र को ये पता लगता है कि ये जो फाइल है, ये सॉरी टाइप से हमारे सर्च इंजन्स को ये पता लगता है कि जो हमने फाइल अटैच की है वो क्या है, उसका मीडिया टाइप क्या है, क्या टाइप, किस टाइप का मीडिया टाइप है उसका, तो वो हम उसे बताते हैं भैया ऑडियो फाइल है और MP3 फॉर्मेट के अंदर है। ठीक है जी, तो इसे हम रन करके देखते हैं अपने ब्राउजर में। कुछ नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि इसका एक एट्रीब्यूट और है जो फिलहाल यहाँ पर शो नहीं, हमने यूज नहीं किया तो वो शो नहीं हो रहा। वो कौन सा एट्रीब्यूट है, वो एट्रीब्यूट है कंट्रोल। ठीक है जी, रिफ्रेश, कंट्रोल आ गए। तो ये कंट्रोल एट्रीब्यूट क्या है, इसका जो सेकंड एट्रीब्यूट है वो कंट्रोल्स। कंट्रोल स्पेसिफाइड दैट ऑडियो कंट्रोल शुड बी डिस्प्लेड सच एज प्ले, पॉज बटन etc। यानी कि जब तक हम कंट्रोल टैग नहीं लगाएंगे तब तक ऑडियो टैग, यानी कि हमारे ब्राउजर के ऊपर इसको एक इसका एट्रीब्यूट यूज करने के बाद में ही ब्राउजर को पता लगता है कि इसके कंट्रोल्स जो है, प्ले का बटन है या पॉज का बटन है या साउंड का बटन है, वो दिखाना है या नहीं दिखाना है। और जब तक यही शो नहीं होंगे तब तक यूजर उसको प्ले कैसे करेगा या पॉज कैसे करेगा। तो इसके सेकंड एट्रीब्यूट लगाने के बाद में ही यहाँ पर ये शो होते हैं। अगर अब वो हम इसे यूज नहीं करेंगे तो यहाँ पर ये चीज शो नहीं होगी और प्ले नहीं होगा। ठीक है जी, अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, प्ले करते हैं। आप साउंड सुन सकते हैं, यहाँ से कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। ठीक है जी, आपको आवाज आ रही होगी। हम इसे प्ले कर पॉज कर देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ SRC। अब SRC मान लीजिए मैं इसको उठा के यहाँ से इसमें डाल देता हूँ। अब तक तो इसके बाहर ही पड़ा था, तो इसको मैंने, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जहाँ पे पेज पड़ा होता है ये उसी के पास में ही सर्च करता है। अगर अब वो उसके अंदर चला गया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसको बताएंगे भाई जहाँ पे ये फाइल ब्राउजर का पेज पड़ा है उसके साथ में ABC नाम का फोल्डर है, उसके अंदर 0.1 नाम 01.mp3 एक फाइल है जिसे आप कनेक्ट कीजिए। मैं इसे सेव करता हूँ और अभी इसको मैं प्ले करता हूँ। हो गई। ठीक है जी, अगर मैं यहाँ से इसको ABC को हटा देता हूँ, इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए ऑडियो फाइल भाग गई, यहाँ पर नहीं। क्या बताना पड़ेगा इसको मेरे को, ABC \01.mp3 उसे पिकअप कीजिए। तो यहाँ पर उसने उसे ढूंढ लिया है। तो SRC के अंदर यानी कि सोर्स, वो फाइल
कहाँ पर है, उसका फुल पाथ, ठीक है, उसके बाद में उसका नाम, उस फाइल का नाम, उसके बाद में डॉट लगा के उसका एक्सटेंशन नेम भी हमें देना जरूरी है कि वो MP3 है, वेव है या OGG है। ठीक है जी, ये तो है SRC। और उसके साथ में उसका टाइप जो है सर्च इंजन को बताता है कि ऑडियो फाइल है या MP3 फाइल है। ठीक है जी, ये तो है। और उसके बाद कंट्रोल्स देना भी जरूरी है, जिससे इसके प्ले पॉज वॉल्यूम के बटन हमें दिखाई देते हैं। ठीक है जी, उसके बाद में तीसरा एट्रीब्यूट है वो है ऑटो प्ले। ऑटो प्ले स्पेसिफाइड दैट द ऑडियो विल बी स्टार्ट प्ले एज सून एज इट इज रेडी। यानी कि ऑटो प्ले टैग हम कब यूज करते हैं, जब हम चाहते हैं कि जैसे हमारा वेब पेज लोड हो, हमारी ऑडियो जैसे ही उसके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाए, जैसे जैसे डाउनलोड होती जाए वैसे वैसे ऑटोमेटिकली प्ले होती जाए। तो हम क्या करेंगे, इसके पहले टैग के अंदर जितने मैंने बताया एट्रीब्यूट्स, जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं हमेशा वो पहले टैग के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। आप इस टैग के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो पहले टैग के अंदर स्पेस दिख हम डालेंगे ऑटो प्ले। ठीक है जी, कंट्रोल S से हमने इसे सेव किया, हमने इसे रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करते आप देखेंगे जैसे हमारा पेज लोड हुआ, ये हमारी ऑडियो फाइल, जैसे हमारा पेज जो हमने लोड किया तो ये मेरी फाइल जो है वो ऑटोमेटिकली ही प्ले होने लग गई। मुझे इसे पॉज करना पड़ेगा। ठीक है जी, तीसरा हमारा जो है वो है लूप। लूप स्पेसिफाइड दैट द ऑडियो विल स्टार्ट ओवर अगेन एवरी टाइम इट इज फिनिश्ड। यानी कि जो ऑडियो फाइल हमने लोड यहाँ पे लगाई हुई है, हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली प्ले भी हो। ठीक है, और प्ले होने के बाद में जब ये खत्म हो जाएगी तो एक बार खत्म हो जाएगी तो ये रुक जाएगी। हम चाहते हैं बार बार चलती रहे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक और यूज करेंगे इसका एट्रीब्यूट जो है लूप। कंट्रोल S से हमने इसको सेव किया, इसको रिफ्रेश किया। देखिए यहाँ पे ये शुरू हो गई है चलनी। अब मैं इसको एंड में ले आता हूँ एक बार, यहाँ पे खत्म होने वाली है बस। देखिए अभी खत्म होते के साथ ये ऑटोमेटिकली वापस प्ले हो जाएगी। हो गई वापस प्ले। ये बार बार इसे खत्म करेंगे हम यहाँ पे लाके, फिर ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगी। ये हो गई वापस प्ले। ठीक है जी, तो ये बार बार प्ले होती रहेगी। पांचवा जो इसका एट्रीब्यूट है वो है म्यूटेड। आप चाहते हो आप जब वेब पेज लोड हो, आपका जो ऑडियो है वो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाए, बार बार प्ले होता रहे, लेकिन वो म्यूट हो, तो आप क्या करोगे, इसका तीसरा पांचवा एट्रीब्यूट आप यूज करोगे वो है म्यूटेड। सेव किया। अब देखिए ये प्ले हो गई और बार बार प्ले होती रहेगी, लेकिन जो इसका ऑडियो है, इसकी जो वॉल्यूम है वो ऑटोमेटिकली म्यूटेड है। खोलना पड़ेगा, ऑलरेडी म्यूटेड है। रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए ऑलरेडी ऑटोमेटिकली प्ले हो रहा है लेकिन म्यूटेड है। हम चाहते हैं हम ऑटो प्ले को हटा देते हैं। अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली प्ले नहीं होगा। ठीक है जी, जैसे हम इसको प्ले करेंगे अब ये प्ले हो गया, लेकिन ये म्यूटेड है। म्यूट हमें हटाना पड़ेगा और ये वॉल्यूम प्ले होगा। ठीक है जी, हमने अगर इसको म्यूटेड हटा दिया, एस कर दिया, रिफ्रेश किया, अब ये प्ले ऑटोमेटिकली नहीं होगा और म्यूट भी नहीं है। हम इसे प्ले करते हैं, यहाँ पे लिया है एंड पे, और देखिएगा एंड पे आने के बाद ये ऑटोमेटिकली वापस प्ले हो जाता है। तो ये है लूप। इसका है छठा एट्रीब्यूट है वो है प्रीलोडेड। प्रीलोडेड का एक्चुअल में पर्पस क्या है, प्रीलोड
इसके कुछ अलग अलग वैल्यूज होते हैं। ठीक है, इसके कौन कौन सी अलग वैल्यूज होती हैं? पहली होती है ऑटो। प्रीलोडेड का मतलब क्या है? स्पेसिफाई इफ एंड हाउ द ऑथर थिंक द ऑडियो शुड बी लोडेड व्हेन द पेज लोडेड। यानी कि ये बताता है कि जो इसका राइटर है, पेज का राइटर है, वो क्या सोचता है कि पेज जब लोड हो तो किस तरीके से ऑडियो लोड हो। पहला है ऑटो। ठीक है, इसके अलग अलग वैल्यू हमें डालनी पड़ती है क्योंकि एक चीज तो आदमी सोच नहीं सकता। दूसरी है नन। ठीक है जी। तीसरी है मेटाडाटा। मेटाडाटा। ठीक है जी। ऑटो, पहले हम ऑटो डालते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यू डालते हैं इसकी ऑटो। अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करते हैं। ऑटो का मतलब है कि राइटर ये चाहता है, ब्राउजर को सिस्टम ये समझ में आ रहा है कि राइटर, जो इसका पेज का राइटर है, वो ये चाहता है कि जो भी ये पेज डिफॉल्टली लोड हो तो उसके जितने भी कंट्रोल्स हैं वो ऑटोमेटिकली मिल जाए। ठीक है, अगर हम इसको नन कर देते हैं रिफ्रेश करते हैं तो आप देखिए म्यूट का बटन फिलहाल भाग गया है, सिर्फ प्ले का आ रहा है कि राइटर ये चाहता है कि जब कोई चाहे तभी उसको बाकी कंट्रोल दिखाई दे। जैसे हम इसको प्ले करेंगे तो आप ये देखिए बाकी कंट्रोल्स आ गए, सिर्फ प्ले और पॉज का ही कंट्रोल स्टार्टिंग में मिलता है, लेकिन प्ले करने के बाद हमें म्यूट का वॉल्यूम का कंट्रोल जो है वो भी प्रोवाइड किया जाता है ब्राउजर के जरिए। और यहाँ पे मेटाडाटा। मेटाडाटा से बेसिकली मतलब ये है कि जब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ कंट्रोल्स तो मिलते हैं, लेकिन जब हम इसको प्ले करें तो ऑडियो से पहले ब्राउजर मेटाडाटा के अंदर अगर कोई इंफॉर्मेशन डली हुई है तो पहले उसे लोड करे, फिर बाद में उस ऑडियो को लोड करे। ठीक है जी। मेटाडाटा क्या है, इसके बारे में जब मेटाडाटा का टैग आएगा तब मैं आपको समझाऊंगा। तो ये था जी हमारा ऑडियो टैग। ठीक है सर। और इसके ये जो 5 अलग अलग एट्रीब्यूट्स थे वो मैंने आपको बताए, SRC, कंट्रोल, ऑटो प्ले, लूप, म्यूटेड और प्रीलोडेड। सॉरी 6। ठीक है जी। SRC का मतलब सोर्स और फाइल, कंट्रोल मतलब इसके कंट्रोल्स को, ऑटो प्ले मतलब अपने आप ऑटोमेटिकली प्ले होने के लिए, लूप बार बार प्ले होने के लिए, म्यूटेड उसकी ऑडियो को म्यूट करने के लिए, और प्रीलोडेड मतलब राइटर के हिसाब से वो किस तरीके से लोड हो पेज, या वो ऑडियो किस तरीके से लोड हो, ये राइटर के ऊपर या फिर उस पेज के ऑथर के ऊपर डिपेंड करता है, उसके मालिक के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी। अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं या और कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी मुझे ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपको दोस्त अनूप कुमार और HTML के इस अगले ट्यूटोरियल में मैं आपका स्वागत करता हूं। और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है HTML का B टैग। B टैग, द B टैग स्पेसिफाइज बोल्ड टेक्स्ट। आपने वर्ड एक्सेल यूज किया होगा तो आप देखते होंगे किसी स्पेशल कैरेक्टर को बोल्ड करने के लिए हम लोग B टैग का इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, आगे काम आएगा। ये बेसिक परफॉर्मा है HTML का ऑलरेडी। तो यहाँ पे हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं। टैग टैग और यहाँ से हम इसको
इसको खोलते हैं। देखिए, द बी टेक्स्ट स्पेसिफाई बोल्ड टेक्स्ट, ठीक है जी, बी टैग। अब इस बी टैग का इस्तेमाल कैसे करते हैं, जैसे आप चाहते हैं ये बोल्ड जो टेक्स्ट है वो बोल्ड नजर आए, तो यहाँ पर हमें बी ओपनिंग करेंगे और बी टैग को क्लोज कर देंगे, ठीक है जी। तो बी टैग को जैसे हम क्लोज करेंगे, अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं। देखिए बोल्ड टेक्स्ट, क्योंकि बोल्ड हमने यहाँ तक लिया था, तो ये बोल्ड टेक्स्ट जो है पूरा जो बी टैग के अंदर है वो पूरा का पूरा बोल्ड हो जाता है। अगर हम चाहते हैं सिर्फ बोल्ड जो हमने लिखा हुआ है वो बोल्ड हो, तो हम इसे यूज करेंगे और हम इसे रिफ्रेश करते हैं। तो आप देखिए सिर्फ बोल्ड जो लिखा हुआ है वही हमारा बोल्ड हुआ है, बाकी जो है हमारा नॉर्मल ही टेक्स्ट है। ये जो टेक्स्ट है, आप चाहते हैं कि पूरी पूरी लाइन बोल्ड हो जाए, तो सिंपल है, इस टेक्स्ट को उठाकर कट कर कर हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं, इसे यहाँ से हटाकर ये देखिए आपकी पूरी की पूरी लाइन जो है वो बोल्ड हो चुकी है। तो वर्ड एक्सेल में हम जिस तरीके से बोल्ड करते थे अपने टेक्स्ट को, उसके लिए हम यहाँ पर HTML में वो बी टैग का इस्तेमाल करते हैं। और बी टैग का एक ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग होता है, और जहां तक आप बोल्ड करना चाहते हैं उसके स्टार्टिंग में और उसके एंडिंग में बी का ओपनिंग टैग स्टार्टिंग में, उसके एंड में बी का एंडिंग टैग यूज करके हम उस टेक्स्ट को या उस पैराग्राफ को या उस लाइन को हम बोल्ड कर सकते हैं, या उस कैरेक्टर को हम बोल्ड कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक HTML का बी टैग, ठीक है जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनूप कुमार और HTML के इस अगले ट्यूटोरियल में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेरे और पिछले वाले इससे पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर इससे पहले के वीडियो देख लीजिए, ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा बेस एलिमेंट, यानी कि बेस टैग, HTML का बेस टैग। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाकर पहले देख लीजिए, उसके बाद में इसके बारे में आप पढ़िएगा। तो बेस टैग स्पेसिफाई द बेसिक बेस URL टारगेट फॉर ऑल रिलेटिव URLs इन ए डॉक्यूमेंट, यानी कि जो बेस टैग है उसका हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि हम उसे एक जगह हमारे उस पेज पे लगा देते हैं और उसे बताते हैं कि जितने भी URL हैं बार बार हमें उन्हें पाथ देने की जरूरत नहीं है। एक जगह हम उसका बेस टैग के अंदर उसका पाथ दे देते हैं कि जितने भी हम URL हैं उनको यहाँ से पिकअप करेंगे, हमें बस उनका फिर नाम देना होता है और डॉक्यूमेंट HTML पे या हमारा ब्राउज़र उस जो एक जगह हमने बेस के अंदर उस पाथ को सेट किया है वहाँ से उसे पिक कर लेता है। उसका टारगेट भी हम वहीं से सेट कर सकते हैं कि भैया वो नेक्स्ट पेज में खुले या फिर उसी सेम पेज के अंदर वो खुले। देयर कैन बी at maximum one base element in a document and it is must be inside the head element, यानी कि हम अपने एक पेज के अंदर सिर्फ एक ही बेस टैग इस्तेमाल कर सकते हैं और जो कि हमारे हेड एलिमेंट के अंदर यानी कि हेड डिपार्टमेंट जो होता है हमारा उसके अंदर से यूज किया जाता है, उसके अंदर इनसाइड किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल से। ओपन विद, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम एक IMG का टैग यूज करते हैं, IMG
जी इक्वल टू SRC इक्वल टू डबल कोट के अंदर हमने यहाँ पे डाला img/01.jpg, ठीक है जी, और इसको हमने क्लोज कर दिया। ठीक है जी, मैं इसको सेव करता हूँ और इसे रन करता हूँ। ये देखिए जी, क्योंकि मैंने जो img का फोल्डर है उसके अंदर यहाँ पे 3 इमेजेस डाली हुई हैं, ये उन्हीं को अटैच कर रहा है। लेकिन मैं बार बार जितनी बार भी मुझे इमेजेस डालनी पड़ेंगी, बार बार मुझे उसे बात देना पड़ेगा कि भाई इस फोल्डर के अंदर जा, इस फोल्डर के अंदर जा, इस फोल्डर के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक बेस टैग यूज करूँगा, ठीक है। उसके साथ में उसका एक एट्रीब्यूट होता है जिसे बोलते हैं हम href, जिसे हमें उसे लिंक देना होता है उस जगह का। तो मैं यहाँ पे दूंगा img बैकस्लैश, ठीक है। उससे हम टारगेट भी सेट कर सकते हैं। सेव किया, और अब मैं यहां से अगर इसे हटा दूं और इसे भी हटा दूं यहां से और इसे सेव करूं, देखिए ये वापस ऐसा कैसा ही। अगर मैं यहां से इसे हटा देता हूं फिलहाल के लिए, अब इसे सेव करता हूं और इसे रिफ्रेश करता हूं, तो देखिए यहां से वो इमेज चली गई है, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ पूरा पाथ देना पड़ेगा। जब वो यहाँ पे जा रहा तो यहाँ पे इसको पाथ ही नहीं मिल रहा है, यहाँ पे मैंने इसको पाथ दे दिया बैकस्लैश। img के अंदर जितनी भी इमेज है, यानी कि जो कुछ भी इसे ठाना है, चाहे वो लिंक हो चाहे वो कुछ भी हो, वो उसे यहाँ से उठाना है। उससे रिलेटेड जो भी पेज मैं लिंक देना चाहता हूँ, ये फिलहाल मैंने इमेज के लिए जिसमें काफ़ी सारी इमेजेस मेरे को यूज़ करनी है, तो मैं इमेजेस का पाथ दे दिया। अगर मान लो मुझे इस डॉक्यूमेंट के अंदर या इस वेब पेज के अंदर काफ़ी सारे लिंक अटैच करने होते हैं जो मैंने एक फोल्डर के अंदर डाले हुए हैं अपने URL वेबसाइट पे या किसी अलग वेबसाइट पे मैंने डाला हुआ है, उससे वहाँ से मुझे उसे उठाना है, तो मैं कहाँ से उठाऊँगा। तो ये इसे बताता है कि भैया यहाँ पे एक जगह इकट्ठा डाला हुआ है, बार बार पाथ डालने की आपको जरूरत नहीं, सीधा नाम डालो और आगे चल दो। और यहीं से आप उसका टारगेट भी सेट कर सकते हैं कि वो URL नेक्स्ट टैब में खुले या फिर उसी टैग के अंदर उस चीज़ को खोला जाए, वो आप यहीं से सेट कर सकते हो। आपको बस यहाँ पे SRC डालना है, उसका नाम डालना है और ये टारगेट और बाय डिफ़ॉल्ट सोर्स उसका जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ले लेगा। हम इसे सेव करते हैं, सेव है ऑलरेडी, रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए आ गया। अब यहाँ पे मैं दूसरा ले लेता हूँ एक img का टैग, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे मैं 2 डाल देता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए नीचे हमारी जो है दूसरी इमेज वो आ गई है, ठीक है। अब हम उसे जो भी देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, लेकिन उसे हमें बार बार जो है पाथ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने बेस टैग में एक उसका पाथ सेट कर दिया है जिसे वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली उठा सकता है। और एक पेज के अंदर हेड टैग में हम मैक्सिमम एक ही बेस टैग को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा या बुरा लगा इसके बारे में भी मुझे बताइए। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो हेलो हेलो, मैं हूं आपका दोस्त अनूप कुमार और अपने इस HTML के अगले ट्यूटोरियल में मैं आपका स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। आज का हमारा जो टैग है वो है बेसिक फॉन्ट टैग, यानी बेसिक फॉन्ट एलिमेंट। द बेसिक फॉन्ट टैग स्पेसिफाई ए डिफॉल्ट टेक्स्ट कलर, फॉन्ट साइज और फॉन्ट फैमिली फॉर ऑल द टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट। यानी कि हमारे वेब पेज के अंदर हम बेसिक टैग, जैसे मैंने पिछला वीडियो बताया था बेस टैग के बारे में,
कि बेस टैग के अंदर हम डिफ़ॉल्ट एक बेस सेट कर देते हैं, एक लोकेशन सेट कर देते हैं जहाँ से वो लिंक सभी लिंक पेजेस को उठाता है। वैसे ही हम बेस फ़ॉन्ट टैग के ज़रिए एक फ़ॉन्ट फैमिली या एक क्या कहते हैं, एक फ़ॉन्ट के लिए कलर, उसका साइज़ या जो भी चीज़ हम डिफाइन करते हैं वो सभी पेज पर लागू हो जाता है। कैसे? बेस फॉन्ट क्लोजिंग, यहाँ पे हम पहले लेते हैं कलर, कलर इक्वल टू रेड, फेस इक्वल टू, हम फेस में डाल देते हैं साइज, बेस फॉन्ट जो है टैग है, इसके 3 एट्रीब्यूट है, कलर, फेस और साइज। यानी कि हम उस फॉन्ट का कलर क्या चाहते हैं, रेड चाहते हैं, ग्रीन चाहते हैं, ब्लू चाहते हैं, उसका फेस, फॉन्ट फैमिली कौन सी, एरियल ब्लैक हो या फिर देवनागरी हो या फिर जो भी फॉन्ट हम चाहते हैं वो फॉन्ट, और उस जो क्या कहते हैं फॉन्ट है उसका साइज कितना हो, 5 पिक्सल हो, 2 पिक्सल हो, 3 पिक्सल हो, 100 पिक्सल हो, जो हम चाहते हैं बाय डिफॉल्ट हमारे पेज में, उस पेज में फॉन्ट रहे, वो चीज़ हम यहाँ पर लागू करते हैं। जब यहाँ पे हम कोई चीज़ लिखते हैं तो उस चीज़ पर ये सब चीज़ें लागू हो जाती हैं। लेकिन HTML5 के अंदर इस टैग का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि ये जो सारा काम है ये CSS के ज़रिए बड़ी ही आसानी से हो जाता है, बड़े ही प्यार से हो जाता है। तो इस टैग का आजकल इस्तेमाल बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं चाहता था आपको इस टैग के बारे में बताऊं, इसलिए मैंने आपको इस टैग के बारे में बताया। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके दूसरे टैग या एलिमेंट के साथ में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपको दोस्त अरुण कुमार और HTML के इस अगले ट्यूटोरियल में मैं आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें हम कंप्यूटर से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं जो बिल्कुल फ्री होते हैं। तो बिना टाइम गवाए आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं HTML का नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट एलिमेंट, जो कि है हमारा वीडियो टैग या वीडियो एलिमेंट। वीडियो स्टैंड फॉर बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। द वीडियो टैग इज यूज्ड टू ओवरराइड द करंट टेक्स्ट डायरेक्शन। ठीक है जी, यानी कि जो वीडियो टैग है हमारा वो हमारे एक टेक्स्ट जो हमने लिखा हुआ है उसको एक डायरेक्शन देता है, डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट की डायरेक्शन देता है। उसके एट्रीब्यूट्स हैं वीडियो टैग का, जो कि है DIR, जो कि डायरेक्शन का शॉर्टकट है। ठीक है, और उसकी जो वैल्यूज हैं वो है LTR और RTL, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। चलिए देखते हैं, तो खोलते हैं अपना पेज। हम यहाँ पे एक मैं पैराग्राफ लेता हूँ। ठीक है जी, उसको सेव करते हैं, उसे रन करके देखते हैं। दिस पैराग्राफ विल गो राइट टू लेफ्ट। ठीक है जी, अब हम इस पे वीडियो टैग यूज करते हैं।
यहाँ पर हम वीडियो को क्लोज करते हैं। लेकिन फिलहाल अभी राइट टू लेफ्ट है नहीं। हम कैसे करेंगे इसको राइट टू लेफ्ट? हमने इसको डायरेक्शन दी कि भैया राइट टू लेफ्ट हो जाओ। सेव किया। अब आप देखते हैं वो राइट टू लेफ्ट हो गए। ठीक है जी। तो इसकी डायरेक्शन होती है लेफ्ट टू राइट। दिस पैराग्राफ विल गो राइट टू लेफ्ट। बिल्कुल अब सही हो गया। ठीक है जी। तो ये था हमारा वीडियो टैग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनुपमान और अपने HTML के इस अगले ट्यूटोरियल में मैं आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स आपको बिल्कुल फ्री में मिलते हैं, जो आप चाहें सब्सक्राइब करने के बाद जब चाहें तब देख सकते हैं। तो बिना टाइम गवाए आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। ठीक है जी। आज हमारा जो टॉपिक है HTML का वो है बिग टैग या बिग एलिमेंट। जैसा कि आप उसके नाम से पता है, बिग ये किसी ना किसी चीज को तो बड़ा करेगा ही। द बिग टैग डिफाइन बिगर टेक्स्ट। ठीक है जी। यानी कि जो टेक्स्ट है उसे ये बड़ा कर देता है नॉर्मल टेक्स्ट के जरिए। चलो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पे हम नॉर्मल वैल्यू लेते हैं, टाइटल डाल देते हैं बिग टैग। यहाँ पे हमने पैराग्राफ ले लेते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम इस चीज को पेस्ट कर देते हैं, द बिग टैग। अब फिलहाल बिग टैग को हटा देते हैं यहाँ से। कंट्रोल S से इसको सेव किया और इसको हमने रन किया गूगल क्रोम में। फिलहाल हमारा जो टेक्स्ट है वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा था, टैग डिफाइन बिगर टेक्स्ट। अब जो बिगर है हम इसके बाद में यहाँ पर बिग टैग का इस्तेमाल करते हैं। सेव करते हैं और इसे हम रिफ्रेश करते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो टेक्स्ट थे वो उतने के उतने रह गए, और ये जो टेक्स्ट है वो हमारा थोड़ा सा इन टेक्स्ट से बड़ा हो गया है। ठीक है जी। और अगर हम इसके साथ में बोल्ड टेक्स्ट, अगर हम इसे बोल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम एक बी टैग का इस्तेमाल और कर देते हैं। देखिए थोड़ा बड़ा भी हो गया और थोड़ा बोल्ड भी हो गया। बी टैग के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बी टैग कैसे का क्या यूज है। ठीक है जी। ये हो गया बिग टैग का यूज। अगर हम अपने पैराग्राफ के बीच में या अपने कहीं किसी टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा दिखाना चाहते हैं तो हम बिग टैग का यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनुप कुमार और HTML के अगले ट्यूटोरियल में मैं आपका वेलकम करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है ब्लॉक कोड टैग या एलिमेंट। The block code tag specify a section that is code from another source. Browser usually indent block code element. यानी कि ब्लॉक कोड का जो टैग है, हम कभी कभी अपने साइट के अंदर कुछ टाइप कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं तो हम किसी चीज का उदाहरण दे देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, तो हम उसे कोट कर देते हैं। जो हम कोट करते हैं उससे कुछ खास फर्क तो नहीं पड़ता है,
लेकिन बेसिकली जो ब्राउज़र होता है उसे पता लग जाता है कि ये उसने किसी को कोट किया है। आइए दिखाते हैं प्रैक्टिकली। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ लिया, ठीक है जी, और यहाँ पर एक मैंने इसको छोटा सा इसी को लेके कॉपी कर दिया। ठीक है, ठीक है जी। अब हम इसको चेक करते हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। अब हम इसको ब्लॉक कट करते हैं, टैग का यूज करते हैं इसके साथ, इसको कोट करते हैं इसको। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं नीचे। इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए, इससे कुछ ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। इसके आगे कुछ स्पेशल कैरेक्टर आ जाते हैं या फिर इसके ऊपर कुछ और पता हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, पिछले वीडियो में बताया था या फिर सबसे फर्स्ट में बताया था, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। हर एक चीज़ को हम मार्क करते हैं इसके अंदर कि ये चीज़ है, ये क्या है, ये चीज़ है, ये क्या है। हर एक जो टैग होता है, कुछ टैग्स होते हैं जो यूज़र के काम में आते हैं, जिससे यूज़र के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। कुछ टैग्स जो होते हैं जो हमारे ब्राउज़र और सर्च इंजन को मदद करते हैं, जो हमें ये बताते हैं, सर्च इंजन को ये बताते हैं कि ये भाई हमने किसी को कोट किया है, किसी चीज़ का उदाहरण दिया है हमने यहाँ पर। लेकिन जो इसमें एक चीज़ है वो ये है कि हमें ये बताना पड़ता है कि उदाहरण हमने कहाँ से उठाया है, कोट हमने कहाँ से उठाया। तो उसको हम बताते हैं साइट इक्वल टू www.abc.com। ठीक है जी। तो हम ब्राउज़र को बताते हैं कि भैया हमने ये उदाहरण है जो इस वेबसाइट से उठाया है। ठीक है जी। हालांकि इससे इसके पैराग्राफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये सर्च इंजन को मदद करता है ये बताने के लिए कि हमने किसी का उदाहरण यहाँ पे दिया है या किसी को कोट किया है और इस साइट से हमने इसे उठाया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त अनुप कुमार और HTML के अपने इस अगले ट्यूटोरियल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टैग है वो है HTML का बॉडी टैग। बॉडी टैग के बारे में आप काफ़ी पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी डिटेल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, उसको स्पेशली अलग से लेके। द बॉडी टैग डिफाइन द डॉक्यूमेंट्स बॉडी, यानी कि जैसा कि मैंने शुरुआत के वीडियो में बताया था, इसके और बार बताता हूँ। द बॉडी एलिमेंट कंटेंट्स ऑल द कंटेंट of an HTML document such as text, hyperlink, image, table, list, etc. यानी कि हमारा जो ये HTML का वेब पेज होता है ये दो पार्ट्स में बटा होता है, हेड और बॉडी। ठीक है जी। तो जो बॉडी वाला हिस्सा जो होता है वो हमारा जो वेब पेज होता है, ये जो हिस्सा होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्राउजर पे जो हमें शो होता है, किसी को भी बॉडी, जैसा आप बॉडी नाम से समझ सकते हैं कि बॉडी का मतलब जो आपका शरीर का हिस्सा है वही किसी को दिखाई दे रहा है। आपका दिमाग तो ना दिखाई दे रहा है, हेड के अंदर क्या चल रहा है वो तो ना दिखाई दे रहा है, आपको बॉडी पे तो दिखाई दे रहा है। तो जो भी हम बॉडी के अंदर यहाँ पे कंटेंट डालते हैं, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो टाइटल हो, चाहे वो लिंक हो, या वो पैराग्राफ हो, या फिर कोई इमेज हो, ठीक है ना जी। तो वो सब हम बॉडी में डालते हैं जो हमारे वेब पेज के ऊपर शो होता है, जो हमारे डॉक्यूमेंट के ऊपर दिखाई देता है, हमारे वेब पेज पे दिखाई देता है। ठीक है जी। तो ये है बॉडी टैग, लेकिन इसके भी कुछ अपने अपने एट्रीब्यूट्स हैं जिन्हें अक्सर यूज करता है। तो पहला मैं आपको बता देता हूँ। एक यहाँ पे हम लेते हैं, पहले एक ए टैग ले लेते हैं और ठीक है जी।
एक p टैग ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है जी, यहाँ पर हम लिख देते हैं ABC, यहाँ पर हम इसको एक दे देते हैं href। इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया हुआ है। ठीक है, पैराग्राफ में हम यहीं से एक टेक्स्ट को उठा लेते हैं बड़ा। ठीक है जी, और यहाँ पे से हम पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं। चलिए रन करके देखते हैं ब्राउजर में। ये देखिए, ये हमारा लिंक आ गया और ये हमारा पैराग्राफ आ गया। अगर हम इसी चीज को यहाँ पे डालेंगे तो ये शो नहीं होगा। ठीक है जी, और ना ही वैलिड होगा। तो जो हम बॉडी टैग में स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के बीच में जो भी डालते हैं वही हमारे वेब ब्राउजर पे शो होता है। तो इसका एक एट्रीब्यूट है जो कि है बैकग्राउंड। ठीक है जी, बैकग्राउंड के अंदर हम एक इसके अंदर बैकग्राउंड के अंदर हम एक इमेज लगा सकते हैं। तो यहीं पर मैंने एक इमेज डाली हुई है, जरा मैं इसी को लगा देता हूँ। आपको जैसे मैं बताया, जब भी हम कुछ लगाते हैं, किसी चीज को लिंक को कनेक्ट करना हो या कोई इमेज लगानी हो, तो उसका एक्सटेंशन नेम हम जरूर यहाँ पर देते हैं। देखिए, वो इमेज थी जो यहाँ पर लग चुकी है बैकग्राउंड पे। यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसके कंटेंट इसके ऊपर और बैकग्राउंड पर वो इमेज आ चुकी है। तीसरा जो इसका एट्रीब्यूट है जी, वो है दूसरा जो इसका एट्रीब्यूट है वो है बीजी कलर। ठीक है, हमने दे दिया इसको पिंक। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो आप देख सकते हैं इसका जो बैकग्राउंड कलर था, पहले इमेज थी, अब इसके अंदर जो है हमारे बैकग्राउंड के कलर जो है वो हमारा चेंज हो गया है। तीसरा जो इसका एट्रीब्यूट है वो है टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर में आप इसको टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं। टेक्स्ट को हमने कलर दे दिया, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए जो हमारा बैकग्राउंड कलर है वो हट गया है और जो टेक्स्ट का जो कलर है वो उस टाइम ग्रीन हो चुका है। हम इसको रेड कर देते हैं तो ये रेड हो जाएगा। देखिए, इस टेक्स्ट का कलर जो है वो रेड हो चुका है। लेकिन फिलहाल जो HTML5 है उसके अंदर इन सब की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये सारा काम CSS के जरिए हो जाता है। तो इसके एलिमेंट्स की ज़्यादा, इसके एट्रीब्यूट्स की ज़्यादा ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी हमको छोटा सा पेज बना रहे तो उसमें जो यूज़ करना चाहते हैं तो हम कर लेते हैं। ठीक है जी, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट के लिए। ओके, कीप गोइंग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनूप कुमार और HTML के इस अगले ट्यूटोरियल में मैं आपका स्वागत करता हूं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको अगर इस वीडियो और या किसी भी वीडियो के बारे में कुछ जानना है तो नीचे कमेंट कीजिए। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है HTML का BR टैग, यानी कि लाइन ब्रेक टैग। द BR टैग इंसर्टिंग ए सिंगल लाइन ब्रेक, यानी कि जो एक BR टैग है वो एक लाइन ब्रेक, सिंगल लाइन ब्रेक जो है वो एक पैराग्राफ या एक उसको पैराग्राफ को देता है। The BR tag is an empty tag which means that it has no end tag, यानी कि BR tag जो है वो सिंगल ही यूज होता है, इसका कोई एंडिंग टैग नहीं होता है। चलिए समझाते हैं कैसे। यहाँ पे हम एक
पैराग्राफ ले लेते हैं। ठीक है जी, ये पैराग्राफ में क्लोज कर दिया। अभी पैराग्राफ क्या है ये मैंने पता लग जाएगा कि पैराग्राफ क्या है। यहाँ से हमने इस टेक्स्ट को कॉपी किया, इसी टेक्स्ट को हमने पेस्ट कर दिया, लेकिन यहाँ से हम BR टैग को हटा देते हैं। तो यहाँ पे ठीक है जी, इसको हमने सेव किया, इसी को हमने कॉपी किया और थोड़ा नीचे पेस्ट कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके बीच में यहाँ पे करीबन 1 2 तीसरा और यहाँ पर 1 2 3 चौथा, यानी कि यहाँ पर हमने 2 एंटर दिए और यहाँ पर हमने 3 लाइन का ब्रेक दिया है। 1 लाइन 2 लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, चौथी लाइन पे ये है। हम इसे अब सेव करते हैं। ठीक है जी, तो हम इस पेज को अब ओपन करते हैं अपने ब्राउजर में। देख कैसा दिख रहा है, ये देखिए सारा का सारा जो पैराग्राफ है वो एक ही लाइन में आ गया, क्योंकि इसके हिसाब से स्पेस या ऐसी कोई भी चीज लाइन ब्रेक नहीं मानी जाती है, ये उसे एक ही लाइन में रीड करता है। इसको जब टैग दिया जाता है जो कि हमारा BR टैग है, तब इसे पता लगता है कि यहाँ से लाइन को हमें ब्रेक करना है, और कितना ब्रेक करना है ये भी BR टैग्स के जरिए ही इसे पता चलता है हमारे ब्राउजर को। कैसे, यहाँ पे हम देते हैं BR टैग और यहाँ पे हम इनको बिल्कुल पास में, आपको अभी देखिएगा यहाँ पे हम इनको लगा लेते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं। ठीक है जी, कंट्रोल से सेव किया, यहाँ पे हमने दिया इसको BR टैग और यहाँ से आके ये पैराग्राफ यहाँ पे खत्म हो गया। यहाँ पे हमने पिछली बार इसको 2 पैराग्राफ वो दिए थे लाइन ब्रेक, तो हम यहाँ पे देते हैं BR और छोड़ देते हैं। यहाँ पे फिर हम इसको ब्रेक दे देते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे हमने इसको दिए थे 3 ब्रेक। यहाँ पे हम इसको एक और ब्रेक दे देते हैं। अब हम देखेंगे कि इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अभी देखिए हमने यहाँ पर ये सभी एक साथ लिखे हुए हैं। ठीक है जी, लेकिन सिर्फ ये टैग्स के जरिए आप इसका डिफरेंस देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे करते के साथ ही पहला जो हमने यहाँ पे BR टैग दिया था पहला, तो इसने इसे यहाँ पर 1 लाइन का ब्रेक दिया। उसके बाद इस लाइन के एंडिंग पे हमने इसको यहाँ पे 2 BR टैग दिए थे 2। ठीक है, तो इसने यहाँ पे इसको 2 लाइन का ब्रेक दे दिया। यहाँ पे देते के साथ इसने अगली लाइन दे दिया, यहाँ पे देते के साथ 1 लाइन और छोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको 3 दिए, तो ये 1 2 3 यहाँ से जाके शुरू इसने कर दिया, और ये एक BR टैग जो यहाँ पे लगाया था इसने इसको यहाँ पे दे दिया। अगर हम इस BR टैग को हटा देते हैं, सेव करते हैं, तो आप देखेंगे ये लाइन यहाँ पर आ गई। यहाँ पे जो BR टैग लगे हुए हैं वो फॉलो हो रहे हैं। ठीक है जी, तो लाइन ब्रेक करने के लिए यहाँ पर एंटर कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे एक एंटर अगर आपको देना है, यानी कि अगली लाइन से शुरू करना है, तो आपको एक BR टैग देना पड़ेगा। यानी कि 2 लाइन का ब्रेक देना है तो आपको 2 3 BR टैग, 4 अगर लाइन का ब्रेक देना है तो आपको 4 BR टैग्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। BR टैग बेसिकली लाइन ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है जी, आया समझ में।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो फिर से वही रिपीट करूँगा, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मैं चेप हूँ ये बात बोलता ही रहूँगा। ठीक है जी, मिलते हैं, गुड नाइट।